नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी जन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जनहित से जुड़े मामलों का निपटारा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री धामी ने किसानों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देते हुए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जनता से संवाद कर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी ली और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करवाने के निर्देश भी दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एएसडीजी अचीवर्स अवार्ड्स कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, इससे पहले वो सिमकनी मैदान स्थित हेलीपैड पहुंचे और सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने इन भवनों के उद्घाटन के बाद विश्वविद्यालय परिसर में विकास कार्यों की सराहना की। इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम भी बताया। इसके बाद वो टाटिक हेलीपैड के लिए रवाना हुए, फिर फल सीमा स्थित उदय शंकर नाट्य अकादमी पहुंचे। यहां आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया और सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीएस की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार विकास और नवाचार को लगातार बढ़ावा दे रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने अवैध प्लांटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए अजबपुर कला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, प्राधिकरण की टीम ने सरस्वती विहार अजबपुर कला में लगभग आधा बीघा भूमि पर जांच कर रही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर किए गए अवैध विकास कार्यों को भी हटाया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना पट भी लगाए गए। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार बिना स्वीकृत विकसित की जा रही कॉलोनियों को और अवैध प्लांटिंग पर सरकार की लगातार नजर है और इसी क्रम में प्राप्त शिकायतों के आधार पर ये जांच की गई है, जिसमें प्लांटिंग प्रथम दृष्टया अवैध पाई गई। इसके बाद नियमों के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की पौराणिक नगरी लाखा मंडल में एक बार फिर खुदाई के दौरान प्राचीन धरोहर मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। मंदिर परिसर के पास निजी निर्माण कार्यों के दौरान जेसीबी से की गई खुदाई में प्राचीन मूर्तियां और शिल्पखंड प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विभाग प्रारंभिक जांच में इन अवशेषों को 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है। सभी प्राप्त वस्तुओं को सुरक्षित संरक्षण में लिया गया। हालांकि क्षेत्र में जेसीबी से खुदाई लेकर लाखा मंडल शिव मंदिर समिति ने कड़ा विरोध जताया। समिति का आरोप है कि अवैध खुदाई से ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंच सकता है। मामले की शिकायत के बाद एसडीएम प्रेम लाल ने राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए, जबकि पुरातत्व विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर तत्काल खुदाई रोकने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि महाभारत कालीन मान्यताओं से जुड़े इस क्षेत्र में पहले भी कई प्राचीन शिवलिंग और मूर्तियां मिल चुकी है, जिसके चलते स्थानीय लोग पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। ये लाखा मंदिर में अभी रिसेंटली हमारे जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट शिवा टेम्पल है, उसके कुछ ही दूरी पर बाउंड्री लाइन के बाहर प्रोहिबिटेड एरिया में एक ग्रामीण युवक ने खुदाई के दौरान उनको मिले थे।
जो ग्रामीण है वो अपनी एक फाउंड्री वॉल वहाँ पर बना रहे थे, तो उनको पास्ट में हमने नोटिस भी दिया हुआ है। वहाँ से एक मूर्ति निकली है जो पैर उसका थोड़ा भग्नावस्था में। मूर्ति को खबर हमको लगी, अपने स्टाफ, लोकल स्टाफ जो NTS है उन्होंने हमको लिखित रूप में प्रेषित किया था। उसके बाद हमारा जो कंजर्वेशन असिस्टेंट बैठते हैं उन्होंने भी हमको इन्फॉर्म किया था। तत्काल प्रभाव से मूर्ति को बरामद किया गया और अपने संरक्षण में लिया गया। अभी मूर्ति हमारे स्कल्पचर सेट में है, लाखा मंडी में। तो हम लोग नोटिस दे रहे हैं और पुनः एक बार नोटिस और देंगे। उसके बाद मामले उनकी जो भी अवैध निर्माण है उसको डिसमेंटल करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गौशाला और एक घर में 30 से 40 नकाबपोश युवकों के घुसने की घटना सामने आई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि युवकों के हाथों में हथियार थे और उन्होंने घर में घुसकर जमकर हंगामा किया। परिवार का कहना है कि इस दौरान नकदी और जेवरात की लूट भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ साथ CCTV फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। मेरे तो घर सारा कुरेड़ कर ले गए। सेब साहब भी खुली पड़ी, सारी चीज भी थी। लड़के की शादी मेरे तो अगले महीने। हमें तो ठेस ठेस का बाहर काट के घेर दिए। हम तो थे भी नहीं यहाँ, पीछे तो 50-60 आदमी थे भाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के बाल विवाह और उसके बाद गर्भवती होने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आधार कार्ड की जांच के बाद उसकी उम्र नाबालिग पाई। डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन इस दौरान बच्ची का पति और ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। जांच में पुष्टि हुई कि वर्ष 2025 में बच्ची की जबरन बाल विवाह कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मंगलौर क्षेत्र का है, जिसमें एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल गई थी तो पता लगा कि वो अंदर एक डिलीवरी है। तो ये सूचना हमें हॉस्पिटल के माध्यम से मिली थी, तो पुलिस ने त्वरित रूप से इसका समाधान लिया। तो बच्चे का ये कहना था कि उसके साथ जबरन शादी हुई है। हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी माँ बाप और जो ससुराल पक्ष है, जिसकी जो भूमिका स्पष्ट होगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। वो जब भी कोई वहाँ पेशेंट जाते हैं उसका नाम सारी चीजें वो जस्टिफाई करते हैं। जब उन्हें लगा कि थोड़ा डाउटफुल है, बच्ची अंडर एज है, तो उन्होंने वो सूचना पुलिस को। तो इसमें मुकदमा सर कितने लोगों के खिलाफ है? मुकदमा परिजनों के खिलाफ है, जो ससुराल पक्ष है उनके खिलाफ है। बाकी वो अभी पड़ताल का विषय है कि जबरदस्ती हुआ या क्या, किस कंडीशन में ये सब चीजें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ईद उल अजहा को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने लोगों से सादगी और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कल सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी, जबकि भारत में परसों ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाएगा। शादाब शम्स ने कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी और त्याग का संदेश देता है, जो हमें अपने सबसे प्रिय चीजों को समाज, देश और जरूरतमंदों के लिए समर्पित करने की भावना सिखाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी हादसे में किसी की जान बचाने के लिए अपनी चीजों का उपयोग करना पड़े तो मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरतमंद की मदद के लिए धन का उपयोग करना सबसे बड़ी भलाई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने अपील की कि त्यौहार के दौरान कहीं भी माहौल खराब न किया जाए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से बचा जाए। साथ ही सभी लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए ईद का ये पर्व मनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ईद सब्र और शांति का पर्व है, जिसमें संयम, दुआ और देश के खुशहाली और आपसी भाईचारे की कामना के साथ मनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा में लगे जवानों की सलामती की भी दुआ करने की अपील की।
ये ईद उल अज़हा का त्यौहार है। आज यौम आरफा है, कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। अपनी प्यारी चीज़ों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीज़ों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास एक मैंने नई गाड़ी ख़रीदी और उसकी वाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट ख़राब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊं। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को ज़िंदा करना, मेरा पैसा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पैसे को किसी को देने से किसी के बच्चे की जान बचती हो, उसका जीवन बचता हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अपनी प्यारी चीज़ को अपने लोगों के ऊपर, अपने वतन के ऊपर कुर्बान करना, इस जज्बे को ये त्यौहार पैदा करता है और सबको इस जज्बे की जो सीरत है उसको समझते हुए इसको मनाना चाहिए। और कहीं भी वातावरण ख़राब ना करे कोई। जो जानवर जिनकी कुर्बानी की अनुमति नहीं है, जो प्रतिबंधित जानवर है, उनकी कुर्बानी बिल्कुल गलती से भी, भूल कर भी कोई ना करे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रानीखेत के J&J मॉन्टेसरी स्कूल में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और मेमोरी गुरु अजीत भारती ने छात्र छात्राओं को मेमोरी एक्सपर्ट बनने के टिप्स दिए। अजीत भारती, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेमोरी गुरु के रूप में दर्ज है, देश और विदेश के कई स्कूलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के सामने अपनी मेमोरी स्किल्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी उपस्थित लोग हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि याददाश्त की ये क्षमता हर व्यक्ति में होती है, जिसे सही तकनीक और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने छात्रों को इसे बेहतर करने के लिए उपयोगी टिप्स भी दिए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद खुलवे ने मुख्य अतिथि अजीत भारती का दीप प्रज्वलन कर स्वागत किया। मेरा नाम इंडिया एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है सर, मेरी मेमोरी के लिए। और पिछले 13-14 वर्षों से मैं डिफरेंट स्कूल्स, संस्थान और ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वहाँ पे मैं मेमोरी इंप्रूवमेंट की क्लासेस देता हूँ। जनरल कॉम्पिटिशन्स के बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ये स्कूल्स के बच्चे, ये टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के लिए। बहुत कम लोग अवेयर हैं अभी मेमोरी के बारे में। यहाँ पे लोग को पता नहीं कि मेमोरी इंडिया में ही बहुत कम वायरल है कि मेमोरी इंप्रूव भी की जा सकती है। इसमें सर चीज़ों को, जो रट्टा मारने की समस्या जो बच्चों को होती है, हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो चीज़ों को रट्टा ही मारते थे। जब इस टेक्निक को मैंने जाना तो किसी भी चीज़ को जो 10 सालों में याद करना मुश्किल हो जाती है, वो चीज़ें आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और एक बार आप उसे सुन लें या पढ़ लें तो वो चीज़ें आपके जहन में इस तरह चली जाती है कि वो आप उसे चाहकर भी नहीं भूल सकते। ये सारा काम होती है सर सबकॉन्शियस माइंड की। चीज़ों को कैसे एक बार पढ़ें और याद हो जाए। इंटरेस्ट की बात है सर कि अगर आप जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट होगी तो इंटरेस्ट लोगों को रील्स देखने में, मोबाइल चलाने में, मूवीज़ देखने में, दोस्तों के साथ बात करने में इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, वो चीज़ें उन्हें याद होती है। लेकिन पढ़ाई को लोग ज़बरदस्ती रट्टा मारते हैं। तो मैंने उस चीज़ों को इतना फ़नी बना दिया है कि जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे, वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल इस तरह पेस्ट हो जाएगी कि जब भी वो हमेशा के लिए वो स्टोर है कि आपसे कभी भूल नहीं सकते। प्लस ये आर्ट बच्चे सीख जाते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के डंडेरा नगर पंचायत में आयोजित बोर्ड बैठक में जमकर आज हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, बैठक की शुरुआत से ही सभासदों और चेयरमैन सतीश नेगी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद माहौल लगातार गर्माता चला गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नाराज होकर चेयरमैन सतीश नेगी बैठक छोड़कर बाहर निकल आए। इसी दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार के बैठक में पहुंचने से माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। बैठक में विकास कार्यों, बजट और सफाई व्यवस्था को लेकर सभासदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। सभासदों का आरोप था कि वार्डों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और नगर पंचायत को पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा है। वहीं चेयरमैन सतीश नेगी ने कर्मचारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुना जाए। और इसी बीच विधायक
उमेश कुमार ने भी कई मुद्दों पर सभासदों का समर्थन किया और सरकार पर नगर पंचायतों को पर्याप्त बजट न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही निधि उपलब्ध होगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। करीब 2 घंटे तक चली बहस और आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार बैठक को स्थगित करना पड़ा। फिलहाल चेयरमैन सतीश नेगी ने कहा कि कुछ लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि विकास कार्यों के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ढंढेरा नगर पंचायत की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर अध्यक्ष और जो इनका कार्यकारी स्टाफ है, ये लोग जनता के प्रति बहुत उदासीन हैं। सफाई का कार्य हो, सड़कों का निर्माण कार्य हो, तालाबों की सफाई का कार्य हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो आम जनमानस से रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ा है, उसके प्रति ये बहुत उदासीन है। महीना हो जाए, इनकी तनख्वाहें आ जाएं, ये खुश हैं। इसके अलावा जनता त्रस्त रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। ये आप सब पीछे देख सकते हो कितने लोग हैं। इनके तालाब की सफाई तक नगर पंचायत ने करा के नहीं दी है, वो कार्य भी मुझे कराना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जो भी काम है, अगर नाली की सफाई है वो भी विधायक कराए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये कह दें कि ये नगर पंचायत ढंढेरा सिर्फ एक दिखावे का कार्यालय है, तो मैं कराने को तैयार हूँ। लिख के दें कि हम नहीं कराएंगे। विधायक तो एक सामान्य सदस्य होते हैं, वो विकास कार्य में नगर पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, ये तो जब सभासद अभी वोट बैठक अभी चली रही है, ये तो सभासद द्वारा ही होता है। देखो, विधायक तो एक सामान्य सदस्य होते हैं वोट बैठक के, वो विकास कार्य में अपना यहाँ पे काम दे सकते हैं, विकास कार्य करा सकते हैं। एक सामान्य सदस्य होते हैं, विकास कार्य के बारे में रखेंगे, जो चीज़ रखेंगे नगर पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एक बड़ी राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने अथक प्रयास करते हुए नदी में एक अज्ञात शव को सुरक्षित बाहर निकाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई थाना गौरीकुंड पुलिस द्वारा की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। मई महीने की भीषण गर्मी के बीच ईंधन के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी लोगों पर दोहरी मार डाल रही है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे हरिद्वार में करीब 6 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें, बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों के घरेलू बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल पंपों और वाहन चालकों ने महंगाई को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वाहन चलाना और घर खर्च संभालना कठिन हो गया है। युवाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से सिर्फ सफर ही नहीं, बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं ऑटो चालकों और छोटे व्यापारियों ने डीजल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ाने पर चिंता जताई है। जा रहे आसमान छू रहे हैं। मोदी जी ने हर चीज से नाक में दम कर रखा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। ड्राइवर आम आदमी किधर जाएगा भाई, बोलो। 4-4 रुपये एक साथ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया यार। अब क्या कमी रह गई, आप ही देख लो, आसमान तो छू रहा है। आम आदमी कहाँ से डलवाएगा, कहाँ से चलाएगा। सर ये है जी, एक बात तो बताओ, एक तो महंगाई हर चीज में बढ़ गई। पेट्रोल पे थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी पूरा बढ़ा दिया। अब एक बात तो, चुनाव से पहले तो घट रहे थे, अब चुनाव से ऑटोमेटिक ही बढ़ते जा रहे हर रोज दिन। इससे महंगाई पे भी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा असर है जी। हाँ, ऊपर नीचे होता है, 100% होता है। अगर मैं 500 का पेट्रोल फूक रहा था तो अब वो 700 में हो रहा है, 600 में हो रहा है। मतलब तो 600 में आप 400 या 300 को डलवाते हैं कि चलो यार काम हो जाएगा। जैसे इनकम है ऐसे ही पेट्रोल है। अब क्या, गवर्नमेंट तो है नहीं सबकी, 1 लाख रुपए तनख्वाह है गवर्नमेंट। तो महंगाई का हिसाब किताब देखकर मजदूरी तुम देख रहे हो ना। पेट्रोल का तो वो VIP थोड़े चल रहा काम, ये कि कोटे से भरवा जी सांसद के या विधायक के कोटे से आ रहा पेट्रोल। ये तो भाई अपनी जेब से जा रहा पैसा, इस पे 101% जा रहा जी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर, रिकॉर्ड रूम और आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।